हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक एम्बुलेंस को देखते हैं, साथ में कुछ डॉक्टर होते हैं और ये सब उस जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर कांगो का एक्सीडेंट हुआ था। बाद में कांगो को हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ इसकी माँ इसके साथ होती है और अपने बेटे कांगो को जागने के लिए कहती है और फिर वह रोने लगती है। साथ में यहाँ पर यंगसुन डॉक्टर को अपने बेटे को बचाने के लिए गुहार लगाती है। साथ में यहाँ पर डॉक्टर यंगसुन को बताती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है और इसे वापस अपनी कंडीशन पाने के लिए काफी टाइम लग सकता है। वहीं दूसरी ओर हम डायरेक्टर सोंग को देखते हैं जो कि कुछ खिलाड़ियों के साथ होते हैं। बाद में इसका आदमी इसको बताता है कि कांगो का एक्सीडेंट हो गया है और उसे इस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर दिया गया है। बाद में यहाँ पर डायरेक्टर कांगो से मिलने के लिए जाते हैं और उसको अब देख रहे थे और कह रहे थे कि यह जाली डॉक्यूमेंट भी बनवा सकता था, लेकिन यह मोहर लगवाने के लिए वहां तक क्यों गया। और यह बात डायरेक्टर सोंग को बहुत ही आश्चर्य करती है। साथ में डायरेक्टर अपने आदमियों से कहता है कि क्या उस आदमी के बारे में पता चला जो कि ट्रक चला रहा था। यहाँ पर एक आदमी बता रहा है कि वह ट्रक बर्नर था, उसने अपने सभी सबूतों को मिटा दिया है। डायरेक्टर सोंग यहाँ पर इनको कहता है कि तुम ड्राइवर का पता करो कि वह कौन है और कहाँ पर रहता है। ये आदमी कहते कि ठीक है। साथ में यहाँ पर डायरेक्टर सोंग को पता चलता है कि उस दिन कांगो के साथ गाड़ी में ताइसू की बेटी हायोंग भी थी। अगले सीन में हम हायोंग को देखते हैं, साथ में इसका डैड ताइसू भी होता है। हायोंग यहाँ पर चिल्ला रही थी कि अगर कांगो जाग गया तो क्या होगा, हम दोनों पकड़े जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ हायोंग कांगो के साथ गाड़ी में थी और हायोंग ने यहाँ पर पानी की बोतल के अंदर कुछ मिला दिया था और बाद में कांगो ने पानी जब पिया तो बेहोश सा हो गया था। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि हायोंग ने जानबूझकर अपना दुपट्टा बाहर फेंका था ताकि वह इस गाड़ी से दूर हो जाए और इसका एक्सीडेंट हो जाए। ताइसू पर अपनी बेटी से कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम पकड़े नहीं जाएंगे, मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर सोंग ताइसू के पास कॉल करता और कह रहा था कि मैंने सुना कि आपकी बेटी कांगो के साथ गाड़ी में नहीं थी और यह सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपकी बेटी बच गई। साथ में वह ताइसू को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में यंगसुन को दिखाया जाता है जो कि हायोंग के पास कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पर हायोंग तो कॉल उठा नहीं रही थी। बाद में वह यहाँ पर एक डॉक्टर से उसका नंबर मांगती है, लेकिन आगे से यह डॉक्टर कह रही थी कि हम उसका नंबर आपको नहीं दे सकते। और बाद में यंगसुन के पास जोरी गांव के लोगों का कॉल आता है। यंगसुन यहाँ पर बता रही थी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे थे कि तुम तुम्हारे खेतों की चिंता मत करना और न ही सूरों की चिंता करना, हम इनका ख्याल रखेंगे। यंगसुन कहती कि ठीक है। अगले सीन में मीजू को दिखाया जाता है, साथ में इसकी दोस्त सनियंग होती है और ये दोनों यहाँ पर अपनी शॉप के अंदर काम कर रहे थे। यहाँ पर वे मिला है जो कि यहाँ पर काम करवाने के लिए आई हुई थी। वे इनको बता रही थी कि कल एक रेप का केस आया है और यहाँ पर एक आदमी है जो कि ऐसे काम कर रहा है। मीजू कहती है कि क्या उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन ये महिलाएं मना करती हैं। साथ में इनसे कह रही थी कि वैसे तुम यहाँ पर अकेली रहती हो इसलिए तुमको सावधान रहना चाहिए। और इस बात से मीजू के अंदर डर बैठ जाता है। और बाद में जब यहाँ पर मीजू रात को अपने बच्चों से वीडियो कॉलिंग कर रही थी तब इसके बच्चे कह रहे थे कि आपके पीछे कोई आदमी है, लेकिन यहाँ पर पीछे कोई नहीं होता। बाद में मीजू को वह फ्लैशबैक सीन याद आता है जब वो महिला इसको बता रही थी कि यहाँ पर एक हत्यारा है। और बाद में मीजू यहाँ से भागती है, लेकिन यह लड़का इसके पीछे भागता है और इसके बाद मीजू इस पर हमला बोल देती है, इसको बोतलें मारती है। लेकिन बाद में मीजू को पता चलता है कि यह तो सैमसिक है। इसके बाद वो सैमसिक के गाँव पर मरहम लगाती है और पट्टी करती है और फिर वो सैमसिक से कहती है कि अगर तुम जेल से डिस्चार्ज हो गए थे तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, तुम्हें घर पर जाना चाहिए था। साथ में वो सैमसिक से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। सैमसिक कहता है कि एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मैं मेरी शॉप का नाम ये रखूंगी, इसलिए मुझे यहाँ पर पता चल गया। मीजू यहाँ पर सैमसिक से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, जब तुम जेल के अंदर थे तो मैं तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आई। सैमसिक कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आओगी, मैं तो एक अपराधी हूँ। मीजू कहते कि तुमने कोई भी अपराध नहीं किया है, तुम सिर्फ दूसरों की बातों में आ गए। और बाद में अगली सुबह वह सैमसिक को यहाँ से विदा करने वाली थी। सैमसिक यहाँ पर जाते हुए कह रहा था कि क्या तुम अभी भी कांगो को पसंद करती हो, मैं उससे हैंडसम हूँ। मीजू यहाँ पर इसका जवाब नहीं देती और किसी तरह इसको यहाँ से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे की हर रोज देखभाल करती है और इस प्रकार देखते देखते एक महीना बीत जाता है। और बाद में एक दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कांगो को जाग आ जाती है। यंगसुन यहाँ पर कांगो से पूछती है कि क्या तुम उसको पहचानते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन यहाँ पर कांगो एक बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। बाद में यहाँ पर डॉक्टर आती है जो कि यंगसुन को बता रही थी कि आपका बेटा अभी एक बच्चे की तरह बिहेवियर कर रहा है क्योंकि वह केवल 7 साल का है। यंगसुन कहती कि क्या 7 साल का? डॉक्टर कहती कि हाँ, वह अभी 7 साल का ही है। और यहाँ पर कांगो लकवाग्रस्त हो चुका है। यंगसुन यहाँ पर डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरा बेटा चल पाएगा। डॉक्टर यहाँ पर कह रही थी कि हम अच्छी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये एक बोलने की बीमारी है। आपके बेटे को सिर्फ वही चीजें याद रहेंगी जो कि बचपन में हुई थी, उसे वह सब कुछ याद नहीं रहेगा जो कि अब रिसेंटली में हुआ था। बाद में हम देखते हैं कि यंगसुन अपने बेटे कांगो को घर पर ले आती है, लेकिन यहीं पर हम डायरेक्टर सोंग के आदमियों को देख लेते हैं कि कांगो को यहाँ पर ला गया है। बाद में यंगसुन यहाँ पर गाँव के लोगों से मिलती है और यहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम एंड्रिया होता है। यहाँ पर ही गाँव वाले बता रहे थे कि यह कनाडा में रह रहा था और वहाँ पर इसके डैड का भी एक सूर का फॉर्म है और यह सूरों के बारे में जानना चाहता है। और एंड्रिया पार्ट टाइमर के रूप में यंगसुन के साथ काम करने वाला है।
साथ में ये कांगो के बारे में पूछते हैं कि क्या वह आ गया है, लेकिन यहाँ पर यंगसुन से झूठ बोलती है और कहती है कि वह अभी तक नहीं आया है। ये कह रहे थे कि शायद वो अपने प्रोसिक्यूटर के काम पर वापिस जाएगा। यंगसुन कहती कि हाँ ऐसा ही है। बाद में यंगसुन यहाँ पर गुमजा और सुंगे से मिल रही थी जो किसी खेत के अंदर काम कर रहे थे, और इनसे भी ये झूठ बोलती है कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आया है। अगले सीन में देखते जहाँ कांगो घर के अंदर है और इसकी माँ ने कांगो के सामने कुछ फोटोज लगाई हुई थी जो कि कांगो की थी, और इसको बता रही थी कि तुमने इन फोटोज में क्या क्या किया था। बाद में वो कांगो को खिलाने के लिए खाना लाती है, लेकिन यहाँ पर कांगो खाना नहीं खाता। तभी हम देखते हैं कि इनके घर के अंदर गुमजा और सुंगे आ जाती हैं। इन्हें पता चलता कि कांगो तो यहाँ पर आ गया है। बाद में यंगसुन इनको सब कुछ बता देती है कि क्या हुआ था। यंगसुन यहाँ पर रो रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर तो ऐसा कह रहे थे कि यह मर जाएगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लेकिन मेरा बेटा कैसा भी हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि वह जीवित है। और बाद में रोने लगती है। और इसके बाद यह बात कि कांगो घर पर आ गया है और एक बच्चे की तरह है और शायद वह मूर्ख हो गया है, यह बात धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैल जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे के लिए अलग अलग चीजें लाती है। उसके खाने के लिए ये चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर कांगो एक भी चीज को नहीं खाता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चीफ और एक और आदमी कांगो के घर के पास आए हुए हैं। बाद में यहाँ पर यंगसुन आती है, इनसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चीफ यहाँ पर कहता है कि मैं कांगो के लिए ये चाय ला था जो कि शहतूत की टहनियों से बनी हुई है। साथ में जो यहाँ पर शैमसी का डैड होता है वो यहाँ पर कांगो की माँ को कुछ किताबें देता है और कहता है कि आप इन्हें पढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से कांगो की मदद हो सकती है। अब यहाँ पर यंगसुन रोने लगती है और कहती है कि मैं दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, मुझे मजबूत रहना होगा। चीफ यहाँ पर कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर यह कहने के लिए नहीं आए हैं कि तुम हम पर भरोसा करो, तुम्हें मजबूत बने रहना होगा। और बाद में यंगसुन यहाँ पर अपने बेटे के बचपन के जितने भी खिलौने थे वही इसके सामने टांग देती और कह रही थी क्या तुम इनको जानते हो। यहाँ पर एक रोबोट का खिलौना होता है। इसकी माँ कह रही थी कि यह खिलौना तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म लेने से पहले खरीदा था, क्या तुम्हें याद है। और बाद में कांगो यहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाता है, वह हिल डुल नहीं रहा था। बाद में यंगसुन यहाँ पर डॉक्टर को बुलाती है और कह रही थी कि ये सब क्या है। डॉक्टर यहाँ पर बता रहा था कि जो लोग अग्रस्त होते हैं वे ऐसा करते हैं क्योंकि वे अपने जीने की उम्मीद छोड़ जाते हैं, इसलिए वे सिर्फ मरने की इच्छा रखते हैं। और बाद में अगले दिन यंगसुन अपने बेटे पर सख्ताई बरतती है, इसको खाने के लिए जोर देती है और बाद में चिल्लाती कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। और बाद में यंगसुन रोने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर कांगो की बात को दोहराता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, और अगर मुझे नींद आ जाएगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। यह बात यह दोहराता रहता है और यह बात सुनकर यंगसुन का दिल टूट जाता है। और फिर वह कह रही थी कि प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खाना खाना चाहिए। बाद में वो खुद भी खाना खाती है और फिर वो खाने को अपने बेटे के पास ले जाती है और अब की बार कांगो इस खाने को खा लेता है। अगले सीन में हम डायरेक्टर सोंग के आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर वह ट्रक ड्राइवर रहता है और जिसका नाम गुमैन है। लेकिन जब ये यहाँ पर आते तो देखते हैं कि गुमैन ने तो अपनी आत्महत्या कर ली है। बाद में भी इसकी सूचना डायरेक्टर सोंग को देते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर सोंग को शक होता है कि ये सब काम ताइसु करवा रहा है, उसने ही कांगो को नकाराग्रस्त किया है और ड्राइवर को मरवा दिया है। वहीं दूसरी ओर ताइसु को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रोसिक्यूटर से कह रहा था कि हमारे वूबेयो ग्रुप के साथ जितने भी संबंध है उन सभी को तुम कैंसिल कर दो, हमारा उनसे मिलने का एक भी निशान नहीं होना चाहिए। इसका प्रोसिक्यूटर कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। साथ में यहाँ पर प्रोसिक्यूटर गुमैन का नाम लेता है और ताइसु यहाँ पर आंखें दिखाकर कहता है कि वह कौन है, यानी कि वो अपने प्रोसिक्यूटर को चुप रहने के लिए कह रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे कांगो के हाथ को मसाज दे रही थी। बाद में उसके पास एक कॉल आती है और आगे से बताया जा रहा था कि आपने आवेदन किया था कि आप अपने बेटे को हमारी जगह पर भर्ती करना चाहती हैं, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। यंगसुन कहती कि ठीक है, जब आपके पास जगह हो तो मुझे कॉल कर देना। आगे से बताया जा रहा था कि ठीक है। और कांगो के सामने एक रोबोट रखा हुआ था और जब यंगसुन अंदर आती है तो देखती है कि यह रोबोट नीचे गिर गया है। बाद में वो अपने बेटे को इसे फिर से नीचे गिराने के लिए कहती है, लेकिन इस बार कांगो नहीं कर पाता। अगले सीन में मीजू को देखते हैं जो कि अपने सैलून के पास आ जाती है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हो रही थी जो कि इसको डांट रही थी और कह रही थी कि हमारे पैसे कहाँ पर हैं। मीजू कहती है तुम क्या कह रही हो। और यहाँ पर मीजू को बता जाता है कि यहाँ पर यह महिला इस शॉप की नई ओनर है और तुमने तुम्हारी सैलून को बेच दिया है। और बाद में मीजू यहाँ पर कहती है कि तुम 1 मिनट रुको। और इसके बाद अपनी दोस्त सनियंग के पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। यहाँ पर मीजू को पता चल जाता है कि सनियंग ने उसको धोखा दिया है और इस सैलून को बेच दिया है। अगले सीन में यंगसुन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के लिए खाना लाती है, लेकिन अब की बार इसको खाना नहीं खिलाती, वह खुद नीचे बैठ जाती है और अपना खाना खाती है। कांगो कहता है कि मुझे भी खाना खिलाइए, लेकिन यहाँ पर यंगसुन इसकी बात पर ध्यान नहीं देती और बाद में वो इस खाने को ऐसे ले जाती है। कांगो चिल्ला रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो माँ, लेकिन यहाँ पर यंगसुन बार अगर अपने आप से कह रही थी कि मुझे एक बार फिर से बुरी माँ बनना होगा। और हर रोज ऐसे ही चलता है, कांगो के सामने खाना रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कांगो अपने हाथ को उठा नहीं पाता और नए खाने को खा पाता है। साथ में यहाँ पर कांगो के हाथों से एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। और फिर एक दिन यंगसुन के पास कॉल आता है, इसको बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर जगह मिल गई है, आप अपने बेटे को लेकर आ सकती है। और इस बात से खुश होकर यंगसुन यह बात कांगो को बताने के लिए जाती है, लेकिन जब वो जाती है तो देखते ही कांगो अपने हाथ से खाना खा रहा था। यंगसुन यहाँ पर बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।